सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हमें सकाफत तुर्कों की दिखाई जाती है, हमें ड्रामे अर्तुगरुल और सुल्तान अब्दुल हमीद के दिखाए जाते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिशात यूरोपी तर्ज की हैं, हमारी ख्वाहिशात इंग्लिस्तान तर्ज की हैं, हमारी ख्वाहिशात अमरीकी तर्ज की हैं, हमारी ख्वाहिशात हिंदुस्तान तर्ज की हैं, और हमारा जो अकीदा है वो हमारा अकीदा नज़रिया पाकिस्तान के ऊपर मबनी है। हम फॉलो करते हैं तो इकबाल और कायद के अफकार को फॉलो करते हैं, और अगर इकबाल और कायद के अफकार को फॉलो करने की बात है तो इकबाल का वो कता कभी किसी को भूल नहीं सकता जिसमें कहा गया कि हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। अब ये ताज किस तरह की कौम ने पहनना है, इसमें हमें कन्फ्यूजन दिखाई देती है। हम वो लोग हैं जो ख्वाहिशात तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, लेकिन जब अमल करने की बात आती है तो हमारे ऐवान के नुमाइंदे एक पेज पर नजर नहीं आते हैं, हमारे ऐवान में बैठे हुए करता धरता एक पेज पर नजर नहीं आते हैं। हम बातें इतनी बड़ी बड़ी कर जाते हैं, लेकिन हमारी जब अमलन गुफ्तगू सामने आती है तो तुम्हें कुछ भी नहीं निकलता होता। और ये अलमिया है इस कौम का, तीसरी दुनिया के इस मुल्क का जो एटमी कुव्वत है, और वो अपनी पब्लिक को दिखाना चाहता है कि हमारे असलाफ ये होने चाहिए। हमारे सरकारी टेलीविजन के ऊपर ऐसे ऐसे ड्रामास दिखाए जाते हैं, लेकिन जब मामला खत्म नबूवत का हो और उसके ऊपर करारदाद पेश करने का हो तो वो जमात जिसके बानी ने खुद अब 70s के अंदर खत्म नबूवत का कानून पास किया वो ऐवान से गायब होती है। वो जमात जिसके बानी ने इस कौम को रियासत मदीना का शऊर दिया बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वो फ्लोर ऑफ द हाउस से गायब होते हैं। और अपोजिशन एहतजाज करती है तो गवर्नमेंट के लोग भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं और बड़े लेवल पर एहतजाज शुरू हो जाता है। वो मनाजिर पब्लिक ने भी देखे। अपोजिशन लगता है कि पॉइंट स्कोरिंग कर रही होगी, लेकिन गवर्नमेंट के जो हामी हैं, जो गवर्नमेंट की सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, उनका नाराजगी का इजहार करना बजाते खुद एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट हर मुसलमान के दिल में अंदर मौजूद है। वो स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि हुर्मत रसूल जिंदा है, वो स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि हम खत्म नबूवत के ऊपर पूरा ईमान रखते हैं, वो स्टेटमेंट इसलिए है कि अगर आज हम इस बात के ऊपर नहीं बोलते तो कम से कम हमारा एहतजाज बड़े लेवल के ऊपर जरूर रजिस्टर होना चाहिए। खत्म नबूवत की बात अगर की जाए तो सूरह अहज़ाब की वो आयत कोई नहीं भुला सकता जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब किसी मर्द के बाप नहीं हैं और आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। उस स्टेटमेंट को कोई नहीं भूल सकता है। और साथ ही साथ अगर लोग इस बात को सुनना चाहते हैं तो सुने कि असहाबे कराम की ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो तमाम इस्लाम के दिफा के लिए जो असहाबे कराम शहादतें पा चुके उनकी कुल तादाद 259 है, लेकिन सिर्फ एक ही जंग जो कि खत्म नबूवत के अकीदे की हिफाजत के लिए लड़ी गई थी, उसमें 1200 असहाबे कराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जामे शहादत नोश किया। तो ये मैटर कितना इंपॉर्टेंट मैटर है, ये कितना हसास मामला है, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, ऐवान में बैठे हुए तमाम अरकान को भी सोचना चाहिए। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग नया पाकिस्तान। हैशटैग नया पाकिस्तान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट। कौमी असम्बली इजलास में बहस क्यों ना हो सकी। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमानान में शामिल हैं जनाब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। आप साबिक डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट हैं, आप सीनियर रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के, और आप जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के नायब अमीर भी हैं। हमारे दूसरे मौजूद मेहमान हैं जनाब इसहाक खान खाकवानी साहब। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, आपका ताल्लुक मुल्तान से है। आप आजकल दस्ते रास्त हैं जनाब जहांगीर खान तरीन साहब के, और शदीद नाराज़ हैं हुकूमत वक्त से और अपना मुद्दा हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे तीसरे और आखिरी मेहमान होंगे जनाब राजा खुरम नवाज साहब। आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, आप चेयरमैन हैं दाखिला कमेटी के कौमी असम्बली के अंदर, लेकिन आप उन लोगों में शुमार होते हैं जिन्होंने कौमी असम्बली के अंदर करारदाद के ऊपर बहस ना होने के बाद प्लेकार्ड उठाए और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज नजर आए।
मैं पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, साबिक डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के सीनियर रहनुमा जनाब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से करारदाद मंजूर होने से मुताल्लिक आपको हुकूमत कितनी संजीदा नज़र आती है मौलाना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखें, हुकूमत रोज़ अव्वल से तहरीक लब्बैक के साथ ड्रामा कर रही है। तहरीक लब्बैक के साथ एक मुआहदा किया और उस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए उन्होंने वक्त मांगा। वो वक्त गुज़र गया, हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया जो मुआहदा हुआ था, और नहीं उस मुआहदे को कौम के सामने रखा गया, नहीं पार्लियामेंट में उसको पेश किया गया। तहरीक लब्बैक ने जब उन्हें आईना दिखाया, जब उन्हें वादा और मुआहदा और एग्रीमेंट याद दिलाया, तो उस पर वो बुरा मान गए। बहरहाल तहरीक लब्बैक को तो उस मुआहदे के तहत या तो अमल दरामद करना था या फिर इन्होंने दोबारा तहरीक के लिए निकलना था, और चुनांचे वो निकलना चाह रहे थे और इस्लामाबाद भी आना चाह रहे थे। लेकिन फिर तहरीक लब्बैक के साथ जो कुछ हुआ, पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। तहरीक लब्बैक की सियासी जमात थी और अचानक फिर काबीना ने ऐलान कर दिया कि जी तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि ये काबीना का इख्तियार नहीं था, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है कि इलेक्शन कमीशन ने इस जमात को रजिस्टर्ड किया है, और फिर एक हुकूमत, और फिर वो हुकूमत जो जिसे हम सिलेक्टेड समझते हैं, वो सियासी जमातों पर पाबंदी लगाए। तो मैं समझता हूँ कि ये क़तअन पाकिस्तानी कौम को कबूल नहीं है इस किस्म का इक़दाम। उसके बाद फिर उन्होंने एक मुआहदा किया तहरीक लब्बैक के साथ, लेकिन मुआहदे से कबल जो उन्होंने कत्ल व गारतगिरी की। देखिए, हम जब हिंदुस्तान में कोई ऐसा वाक़या होता है, किसी मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया जाता है, तो पूरा मुल्क सरापा एहतजाज होता है। बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ, मुल्क भर में एहतजाजी मुज़ाहरे हुए और हिंदुस्तान पे लान तान की गई, और वो लान तान आज भी जारी है। अगर हिंदुस्तान मस्जिद की तक़द्दुस को पामाल करे, वो तो लानती करार पाए, उनके लीडरशिप लानती करार पाए। लेकिन अगर पाकिस्तान में एक ऐसी मस्जिद जो रहमतुल लिल आलमीन के नाम पे बनी है और एक जमात का मरकज़ है, उस मरकज़ी मस्जिद पर धावा बोलना, उस मरकज़ी मस्जिद में घुसकर लोगों को शहीद करना, लोगों को ज़ख्मी करना, मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल करना, ये शेख रशीद, ये मौलवी नूरुल हक और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान, ये लानती नहीं तो और क्या इनको कहें। मैं समझता हूँ कि मस्जिद की तक़द्दुस पामाल करने और बेगुनाह लोगों को शहीद करने पर जब तक ये दुनिया कायम है, इमरान खान, शेख रशीद और नूरुल हक कादरी पर लानत बरसती रहेगी। इन्होंने ऐसी तारीख़ रकम की है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ दबाव डाल के मुझे ये बता दीजिए कि हुकूमत आपको करारदाद असेंबली के अंदर लाकर मंजूर कराने में संजीदा नजर आती है या नहीं नजर आती है? और यही क्वेश्चन आपसे भी है कि क्या पीडीएम इस मामले के ऊपर संजीदा है या सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है? इस पे भी आप बात कीजिएगा प्लीज। देखिए, मैं इसी पे आ रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि फिर एक तहरीरी मुआहदा सामने आया, और उस तहरीरी मुआहदे में ये था कि पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश की जाएगी जो फ़रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से। मैं समझता हूँ कि उस तहरीर में बुनियादी तौर पे कोई ऐसी बात नहीं है कि फ़रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए।
बल्कि इसको एक ऐसे शख्स के हवाले किया गया जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा हुकूमत ने ड्रामा किया तहरीक लब्बैक के साथ। एक तरफ तो उस तहरीक को जबर के साथ, जुल्म के साथ कुचला, फिर दूसरा जो एक मुआहदा किया वो सारा फ्रॉड है, उसमें कुछ भी नहीं है। तीसरा ये है कि बिल्कुल हुकूमत संजीदा नहीं है कि ये करारदाद पास हो और पुरमग़ज़ करारदाद हो ताकि उसके असरात मुल्क पर भी मुरतब हो और तहरीक लब्बैक वालों की और तमाम मुसलमानों की। चूँकि नामूस रिसालत का मसला सिर्फ़ एक जमात का नहीं है, तमाम मुसलमानों का है। 22 करोड़ मुसलमान जो पाकिस्तान में बसते हैं, 1.5 से 2 अरब मुसलमान जो दुनिया भर में बसते हैं, और फ़रांस और इसी तरह यूरोपी ममालिक अक्सर व बेशतर वो पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आमेज़ खाके शाये करते हैं। और इसी तरह कुरान करीम को एलानिया अमेरिका में जलाने की एक तकरीब मुनक़िद की गई। तो इन वाक़यात पर रियासत ही एक्शन लेती है, रियासत ही रद्द-ए-अमल देती है। जब रियासत खामोश हो, जब रियासत ख्वाब गफलत में हो, जब रियासत बेहिस हो, तो फिर कौम ने तो उठना है, मुसलमान ने तो उठना है। लेकिन हैदरी साहब क्या इस सारे मामले में देने के लिए तैयार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी उतनी ही संजीदा है जितनी आप तवक्कुआत हुकूमत या रियासत से लगाए बैठे हैं? क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो हर जगह होती है। ये मामला हवा इसमें डाली गई तो उसके बाद ही आप लोग उठे हैं या बात की है। ये बात आप 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने पहले भी तो कर सकते थे ना हैदरी साहब? अल्लाह के बंदे, आपके इल्म में नहीं है, आप सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं। हमने नामूस रिसालत के मसले पर 15 मिलियन मार्च किए पूरे मुल्क में। उस वक्त तक ये हमारे मिलियन मार्च होते रहे जबकि कायदे ऐवान शबली फराज साहब ने सेनेट में उठकर कहा कि जी हम ये जो नामूस रिसालत के कानून में तरमीम लाना चाहते हैं, हमने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हमारे ये जलसे रुक गए। तो हम तो चौकीदार हैं नामूस रिसालत और तौहीन रिसालत और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के। तो हम हमेशा चौकन्ना रहते हैं और जब भी कभी कोई ऐसा मसला आता है तो कम से कम JUI जो है वो खामोश नहीं रहते। पार्लियामेंट में भी, और पार्लियामेंट से अगर बात नहीं बनती तो पार्लियामेंट से बाहर में हम मुजाहिरे करते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल मौलाना साहब, कता कलामी की माजरत, ये फरमाइएगा कि अगर आप गवर्नमेंट में होते और आपकी गवर्नमेंट के होते हुए फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने के हवाले से कोई बात सामने आती तो क्या आप उसको मुल्क बदर कर देते? देखिए, गवर्नमेंट में होते हुए भी जब मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में ये हलफनामे में तरमीम की बात आई तो हमने उस पर एहतजाज किया। मौलाना फजल रहमान साहब मक्का मुकर्रमा में थे, वहाँ से मियां साहब को फ़ोन किया कि इस हलफनामे को पहले की तरह बरकरार रखो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो एक तो हम हुकूमत से निकलेंगे और सड़कों पे आएंगे। तो नामूस रिसालत के लिए तो हमारी जान कुर्बान है। जब भी ऐसा मौका आएगा तो हम अपनी बस के मुताबिक अपनी ताकत का मुजाहिरा करते रहे और करते रहेंगे। आपने कहा कि आपने 15 मिलियन मार्च किए, बड़ी ज़बरदस्त बात है, इसको मैं भी एंडोर्स करता हूँ। JUI, फे, जमात इस्लामी और दीगर मजहबी सियासी जमातें, उन्होंने हमेशा नामूस रिसालत के ऊपर पहरा देने की कोशिश की है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ PDM के जलसे हुए हैं उस वक्त भी ये वाक़या अपनी जगह पर मौजूद था। आपने PDM के जलसों में कभी ये बात नहीं दोहराई है मौलाना साहब, ना आपने, ना नून लीग ने, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी अलाई रही है PDM के जलसों के अंदर, अब नहीं है, लेकिन उस वक्त तो थी। पीपल्स पार्टी ऐवान में ही नहीं आई, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए आप बार बार PDM की बात करते हैं। PDM में मुख्तलिफुल ख्याल जमातें शामिल हैं, मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल जमातें शामिल हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे हर नारे के साथ वो साथ दे दे, लेकिन जब कभी ऐसा मसला पेश हुआ है, किसी इत्तेहाद में होते हुए, किसी हुकूमत में होते हुए भी हमने अपना नुक्ता नज़र बड़ा वाज़े किया है। और अब भी हम PDM का हिस्सा है। PDM के सरबराह है मौलाना फजल रहमान साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस इजलास में करारदाद पेश की गई उसमें शामिल नहीं हुई, उन्होंने उसका बिल्कुल वॉकआउट किया, बायकॉट किया। तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस किरदार के ऊपर? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके बानी के दौर में खत्म नबूवत से मुताल्लिक कानून पास हुआ था। पीपल्स पार्टी दरअसल अपने बुनियादी नज़रिया से हट गई है और अब उसके सामने नज़रियात नहीं हैं, उनके सामने मफादात हैं। मफादात जहाँ कहीं से भी मिले उसके पीछे वो दौड़ती है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी आगे चलकर भी किसी ऐसे मसले में ख़त्म नबूवत का मसला हो या नामूस रिसालत का मसला हो उसमें वो हमारा साथ दे। बल्कि हमने पार्लियामेंट में भी देखा है अक्सर व बेशतर जो है वो ऐसे दीनी मामलात पर वो अलग सी रहती है। राइट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी ये दो जमातें हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की बात चल पड़ी है तो फिर आपसे पूछना बनती है, क्या इनको शो कॉज नोटिस देना ज़रूरी था जब आपको पता था कि जवाब ढूंढ रही हैं दोनों जमातें और पीडीएम से किसी वक्त भी अलग हो सकती हैं? तो शो कॉज नोटिस की ज़रूरत बनती थी सर इन दोनों जमातों को देने की? मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब आ चुका है और कई मरतबा मैं दे चुका हूँ, मौलाना फजल रहमान दे चुके हैं और इसी तरह शायद खाकान अब्बासी दे चुके हैं। इस ऐसी बातों को बार बार दोहराना मैं मुनासिब नहीं समझता। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन दोनों जमातों के बगैर कायम व दायम है? आपको लगता है कि वो उसी तरह मौसर अंदाज से काम कर पाएगी जिस तरह पहले आप लोग 11 जमातें मिलकर कर रहे थे? देखिए, पीडीएम एक तहरीक है, तहरीक में जमातें शामिल भी रहती है, बसा औक़ात तहरीक से अलग भी रहती है, हो जाती है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर तहरीक और पीडीएम कायम है और हम चाहेंगे ईद के बाद कि अगर बाकी मुल्क की जमातें भी पीडीएम का हिस्सा बनना चाहें तो बाहमी मशावरत से उनको शामिल कर सकती है। ऐवान एक हफ्ते के लिए बंद करने की तजवीज़ है, तो आपसे सवाल ये पूछना है कि इसमें भी कहीं कोई सियासी चाल है या फिर वाक़यतन कोरोना के हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये तजवीज़ सामने आई है कि ऐवान को एक हफ्ते के लिए बंद रखा जाए? मौलाना साहब। देखिए, कोरोना बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोरोना को जिस तरह हैंडल किया जाता है, जो हुकूमत का इस हवाले से किरदार रहा है, वो बिल्कुल भी नाकाफ़ी है। बल्कि हुकूमत इस बीमारी से बचाव के बजाय इस बीमारी से लोगों को खौफ दिलाता है। मोबाइलों पे भी कोरोना के हवाले से बातें हो रही होती है, टीवी चैनल्स पे भी कोरोना से बचाव की बातें हो रही है, लेकिन बचाव के साथ साथ खौफजदा किया जा रहा है। और जब भी कभी किसी पाकिस्तानी को कोरोना हो जाता है, उसको पता लगता है कि मुझे कोरोना हो गया है, तो बस वही वो दम तोड़ देता है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ भी रुजू करना चाहिए, बचाव के लिए तदाबीर ज़रूर बतानी चाहिए, लेकिन इतनी तशहीर कि लोग अल्लाह ताला को भूल जाए तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जिस तरह वो हैंडल कर रहे हैं कोरोना को, ये बिल्कुल भी गलत है। और उनको चाहिए कि कोरोना से जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, इस रमज़ान मुबारक में कम से कम उनकी भरपूर मदद करें। और बहुत लोग मौलाना साहब, लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। मैंने सवाल ये पूछा था कि ऐवान को यानी कौमी असेंबली को बंद करने की तजवीज़ है एक हफ्ते के लिए, आपको लगता है कि ये कोरोना की वजह से बंद करने की तजवीज़ सामने आई है या फ्रांसी सफ़ीर की करारदाद से मुतालिक जो मामला सामने आया है उसकी वजह से डिले टैक्टिक्स हैं? मेरा सादा सा सवाल था सर आपसे। देखिए अपोजिशन से खौफजदा है ये लोग, और वो समझते हैं कि अगर असेंबली का इजलास होगा तो अपोजिशन शोर शराबा करेगी
फ़िराज सफ़ीर का मसला ज़ेर बहस आएगा और तहरीक लब्बैक पे जो पाबंदी लगा गई है ये गैर आइनी गैर कानूनी है, ये मसला उठेगा। तो इसलिए वो खौफ के मारे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अभी हमारे सेनेट का इजलास है, आप देखें जब सेनेट इंतखाबात हुए उसके बाद अब तक इजलास नहीं हो रहा। चेयरमैन साहब से मैंने दरख्वास्त की खुद के इजलास होना चाहिए, तो उन्होंने फरमाया कि मैं तो चाहता हूँ कि इजलास हो, लेकिन लगता है कि हुकूमत खौफजदा है कि ये जो मसाइल हैं मुल्क में और ये ज़ेर बहस आएंगे सेनेट में, कौमी असम्बली में, इसलिए 5-10 मिनट के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज भी था लेकिन अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। तो आपको ये लग रहा है कि कौमी असम्बली का इजलास जानबूझ के साजिश के तहत डिले किया गया है, आपको ये लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आपसे पूछूंगा। जहांगीर तरीन साहब और उनका ग्रुप, ओपनली तो ग्रुप नहीं कहा जाता लेकिन फिर भी क्योंकि एक ग्रुप बना हुआ है तो 40 अरकान का इनके साथ एक ग्रुप है, वो ग्रुप बन जाना ये इत्तफाकिया है? कार्रवाई वाकई हो रही है, एहतसाबी अमल हो रहा है उनके खिलाफ, या सिर्फ ये आप लोगों को दिखाने के लिए हो रहा है सारा कुछ? मेरा ख्याल है ये सारा ड्रामा है और जहांगीर तरीन या एक बड़े बड़े नामवर शख्सियत थी और वो चीनी और आटे और दीगर मामलात की चोरी में वो शामिल थी जी। न उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई, न कोई एहतसाब अदालत ने कोई बुलाया, कोई कैदबंद में डाल दिया। तो ये सारा ड्रामा हो रहा है, बज़ाहिर इख्तलाफ शो किया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अंदरूनी तौर पे कोई ऐसी बात नहीं है, वरना अब तक जहांगीर तरीन पे भी हाथ डाला जा सकता था। ठीक है, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा है, उन्होंने खुले अल्फाज में कहा है कि हुकूमत ने ये जो असम्बली में बहस नहीं हुई ये जानबूझकर ड्रामा रचा है और गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का जो मामला है इसको भी उन्होंने ड्रामे से तशबीह दी है। ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसहाक खान खाकवानी साहब, तरीन ग्रुप से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद होंगे। आफ्टर दिस ब्रेक साथ रहिए। मैं पाकिस्तान के नामवर सियासतदान, आपका ताल्लुक मुल्तान से है, जनाब इसहाक खान खाकवानी साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आप दस्तरास्त हैं जनाब जहांगीर खान तरीन साहब के। बहुत शुक्रिया खाकवानी साहब आपके वक्त के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, आम आदमी को, एक लेमैन को ये पता नहीं है कि खान साहब के दरमियान और तरीन साहब के दरमियान असल मामला है क्या, बोन ऑफ कंटेंशन है क्या? तो एक तो क्विकली ये बता दीजिएगा कि खान साहब और जहांगीर खान तरीन साहब के दरमियान असल मसला क्या है? केसेस का मसला है या मामला कुछ और है? जी, मेहरबानी आपका कि आपने मुझे मौका दिया और एक सवाल पूछा है कि लोगों ने उछाला और कहा कि इसमें जहांगीर खान ने किसान की भी हेल्प की है, मगर असल में उन्होंने हेल्प की है अपने इंडस्ट्री को। और उन्होंने फिर जो हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि हम आपको सब्सिडी देंगे सारे मिल वालों को ताकि ये किसान को पैसे पूरे दे सकें, तो उसमें इनको हिस्सा भी मिला। तो उसके लिए हर जगह पर शोर ज़्यादा मच गया कि जहांगीर खान ने ये सारा काम किया है अपने फ़ायदे के लिए। राइट। अच्छा, इसके लिए ये एक उसकी वो बन रही है, बुनियाद बन रही है आपस में नाराज़गी की। जी। और जो अमला था प्राइम मिनिस्टर साहब के इर्द गिर्द, जो हर वक्त उनके साथ रहता है क्योंकि वो सब मुलाजमीन हैं, उनका कुछ थोड़ा सा मसले मसाइल थे जहांगीर खान की ज़ात के साथ, तो उन्होंने इसको बढ़ा चढ़ा कर बात की और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ एक खाकवानी साहब आई विल होल्ड यू हियर। आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेज़ किया है कि खान साहब के इर्द गिर्द जो अमला है, खान साहब के इर्द गिर्द जो इस वक्त इंतज़ामी लोग मौजूद हैं, उन्होंने उनको एक दरार पैदा की है तरीन साहब और खान साहब के दरमियान। तो मुझे आपसे पूछना है कि आप उनका नाम बताइए, आप उनका नाम लीजिए कि वो कौन शख्सियात हैं जिन्होंने तरीन साहब और खान साहब के दरमियान ये रिफ्ट पैदा की है। खाकवानी साहब।
जी जी जी, मैं तो जो चीज़ें जानता हूँ ना जनाब जी। मैं वो याद करूँगा। बाकी जहांगीर खान उनकी ज़्यादा डिटेल्स जानते हैं, आप उनसे पूछ लें कि जी कौन हजरात थे, क्योंकि जो महल्लाती साजिशें होती है ना, उनके अंदर साजिश का पता कराना और उसका ये, मैं तो उसका अफेक्ट और कॉज और अफेक्ट बता रहा हूँ कि जब ये चीज़ें वहाँ हुई तो उसका अफेक्ट ये हुआ कि उन लोगों ने जहांगीर खान के साथ उनके मामलात में ये कहना शुरू कर दिया तो कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ जो केसेस बने हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डायरेक्टिव के ऊपर बने हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब है उनके अंदर उनकी मुशावरत शामिल थी, ठीक है ना। अच्छा। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहा कि जी कीमत जो बढ़ी है बाज़ार में, उसके अंदर उसकी वजूहात ये हैं कि गन्ने की कीमत बढ़ी है और शॉर्टेज हुई है चीनी की, लिहाजा ये इसका फ़ायदा किसको हुआ है? ये मिल मालकान को हुआ है, लिहाजा मिल मालकान में एक आदमी ये भी है, हालांकि 85 मिलें हैं, एक आदमी तो ये शॉर्टेज नहीं कर सकता ना। तो फिर उन्होंने ये जब ये आपस में ये बातें शुरू हुई तो जहांगीर खान के ऊपर ये इल्ज़ाम शुरू कर दिया, और जो बाकी हजरात एक पार्टियों में लोगों के नाराज़गियाँ दोस्तियाँ भी होती है ना, तो फिर उनके साथ मिलके ये एक स्टोरी बनाई खाकवानी साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पीएम ऑफिस के लोगों की मुशावरत इसमें शामिल थी और उनके खिलाफ केसेस बने हैं, इससे पहले लगारी साहब भी कह चुके हैं हमारे इस शो के ऊपर के व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए कहा गया ब्यूरोक्रेट्स को कि ये खाकवानी साहब तरीन साहब के खिलाफ केसेस बनाए जाए, तो आप लोगों ने फिर पावर शो क्यों किया 40-42 सरकार अपने साथ मिला के? आपके लिए तो बेस्ट फोरम ये है कि आप अदलिया जाएं, कोर्ट के फोरम पे जाएं और अपने आप को क्लीन चिट दिलवा दें, बात खत्म हो गई। पावर शो करने की क्या जरूरत थी खाकवानी साहब? आपने बहुत आगे बात कर दी, मैं उसके ऊपर आपको अर्ज करूंगा। मेहरबानी करके एक बुनियाद तो समझ लेना जनाब। लोग आपको तो शायद बहुत सारी चीज़ें इल्म है, लोगों को ज़रा बताने देना कि एक सीज़न में ये हो गया, उसके बाद 2 सीज़न आए, बाकी 19 का सीज़न भी आया नवंबर का, और अपना 20 का भी नवंबर के क्रशिंग सीज़न आए। जहांगीर खान ने अगर कोई चीज़ ऐसी गलत की है जिसकी उनको इस वक्त उनके ख़िलाफ़ केसेस और उनको सिंगल आउट किया जा रहा है, उनकी ज़ात पर एक धब्बा लगाया जा रहा है, उनको एक नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी ज़ात को टारगेट किया जा रहा है, तो इस टारगेट को मैं मान लेता हूं इस ऐसी बुनियाद बनाने के लिए। मगर 2 सीज़न बाद में भी आए ना, नवंबर 19 का सीज़न आया, 2019 का, नवंबर 2020 का सीज़न आया, तो अगर वहाँ आज कीमत बाज़ार में इस वक्त उस तरह की है जो हाँ लाइनें लगी हुई हैं और इस वक्त 95 रुपये, 100 रुपया, 110 रुपये में चीनी रमज़ान में लोग दलील हो रहे हैं, इसमें तो जहांगीर खान का कोई ताल्लुक नहीं है जनाब। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपका पॉइंट समझ गया हूं, आपको जो सुन रहे हैं वो भी आपका पॉइंट समझ गया हूं। अब आगे मैं चलता हूँ, एक मिनट। जब ये 2 सीज़न जो जहांगीर खान की मुशावरत के बगैर चले हैं, अगर वो पहले साल में उन्होंने वो गलत काम कराया और उससे फ़ायदा उठाया, तो अगले 2 साल में तो उनके नहीं थे ना जनाब। तो फिर उन 2 सालों में जो कुछ हुआ वो तो कोई और लोग जिम्मेवार है ना जनाब। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और अपने ही लोग करवा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ये बाहर के नून लीग वाले तो नहीं करा रहे, पीपल पार्टी वाले नहीं करा रहे, कोई और जमातें नहीं करा रहे। ये नुकसान जो है अपने लोग करा रहे हैं, और उसके अंदर पार्टी का भी नुकसान हो रहा है और खुदा न खास्ता इमरान खान का भी नुकसान हो जाएगा। अल्लाह ना करे, जिस चीज़ के अंदर हमने तगोदौ की, मेहनत की, तो उसकी इमारत को मजबूत करना हमारा फ़र्ज़ है, ना कि उसको कमज़ोर करना। ये लोग जो तनख्वाहदार हैं, जिनका कोई पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनका पार्टी के साथ एक रत्ती बराबर भी इसकी कामयाबी के अंदर उनकी शराकत नहीं है, तो वो खड़े होकर इस तरीके से अपना मनमानी करा लें। मैं उसकी आपको तो इशारा कर रहा हूँ लोगों के लिए कि अगर 2 साल एक सेकंड, अगर 2 साल उन्होंने सीजन में उसकी कोई मुशावरत नहीं थी, तो आज फिर रेट 80 रुपये 70 रुपये होना चाहिए था, और तरसील और प्रोडक्शन के अंदर ये फ़र्क होना चाहिए था कि हर बंदे को घर बैठे चीज़ें मिल जानी चाहिए थी, ना कि रमज़ान के महीने में औरतें बच्चे खड़े होकर लाइनें लगा कर चीज़ें लेते, जो हाई कोर्ट कह रहा है। साहब, तो मुझे बताइए कि मेरा ये पॉइंट है, खान साहब ने एक कमेटी बना दी मुलाकात के हवाले से, आप कहते हैं कि हमें डायरेक्ट मिलना है,
तो डायरेक्ट मिलने के हवाले से कोई अप्रोच किया गया है कि वाकई मुलाकात तरीन साहब की खान साहब से डायरेक्ट हो सकती है? आमादगी का इजहार हुआ है कहीं पे या नहीं हुआ? जी, मैं इसमें आपको फिर आपकी इसकी डिटेल और तशरीह कर देता हूँ कि जितने हजरात आए, जब जहांगीर खान के ऊपर केस बना, किसी को नहीं बुलाया गया। लोग जिनकी उनकी रग़बत थी, हमारे जैसे लोग जो जहांगीर खान को बचपन से जानते हैं और उसके सारे किरदार को जानते हैं। मैं ये नहीं कहता कोई सब बंदे फरिश्ते हैं, लोगों के अंदर कोई कमी होती रहती है और हर बिज़नेस में कोई ना कोई ऊपर नीचे होता रहता है। मैं उसकी वो नहीं कर रहा, दफ़ा नहीं कर रहा, मगर ये मैं दफ़ा कर रहा हूँ कि जनाब जहांगीर खान साहब का इसके अंदर वो किरदार नहीं है जिसकी वजह से उनको सज़ा दी जा रही, ये मैं कह रहा हूँ। और मैं बरमला कहता हूँ। और ये जब लोग आए, इन्होंने कहा कि जहांगीर खान, हम आपके साथ काम करते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर को लिख के भेजते हैं कि हम आपके साथी हैं, हम आपके पार्टी के अंदर नुमाइंदा हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, हम आपके गोश गुजार करना चाहते हैं। उन्होंने डायरेक्ट चिट्ठी लिखी, उसमें जहांगीर खान की तो मुलाकात का कोई जिक्र ही नहीं है जनाब। ये मैं आपको फिर अच्छा, आप ये बता दीजिएगा कि अगर जहांगीर खान तरीन साहब आपको जो 40-42 अरकान उनके साथ हैं एक ग्रुप की सूरत में, आप सबको कहते हैं कि आप आज ही इस्तीफा दे दें, तो आप इस्तीफा दे देंगे, छोड़ देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं, किसी ने नहीं कहा इस्तीफे का भाई साहब। ये एक गलतोलाम चीज़ें बाज़ार में आ जाती हैं। जिस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में हमारा 5% काम होगा, बाकी 95% इमरान खान साहब का होगा। हमारी भी तो पार्टी है ना जनाब। ये तो नहीं आप मेरे से छीन सकते कि मैंने उसके लिए काम नहीं किया। 7-8 साल मैंने काम किया, 10 साल। तो फिर आप लोग क्या चाहते हैं? आप जहांगीर खान का माइनस इमरान खान चाहते हैं या जहांगीर खान तरीन साहब का अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? नहीं, कोई ऐसा अलग ग्रुप नहीं। अगर कोई आकर मेरी आज इमदाद करने के लिए और मेरे कॉज को समझता है कि ये सही बात कर रहा है और इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो क्या लोगों में इतनी वो हिम्मत और जुर्रत नहीं होती कि वो आकर साथ खड़े हो जाएं? आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, कल के मेरे साथ ज्यादती भी हो सकती है। बात तो है पब्लिक परसेप्शन की कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। क्या लोगों को ये पता है कि मैं इस किस्म का काम करने वाला हूँ? अगर वो समझते नहीं है तो ये आज आपको अंदाज़ा नहीं है, जब भुट्टो साहब ने हुकूमत छोड़ी थी ना, यूँ खांगी, वो मुझे बता रहे थे कि हमारे साथ सिर्फ 2 आदमी थे। नवाज शरीफ जब हटा तो उसके साथ कितने आदमी थे, बेनज़ीर साहबा जब हटी तो उनके साथ कितने आदमी थे। ये लोग आ जाते हैं, लोग इमदाद करने के लिए आ जाते हैं और वो पार्टी के इस वक्त पिलर्स हैं सारे। वो 5-5 लाख। एक आखिरी सवाल आपके लिए। बेहतरीन फोरम कोर्ट्स का फोरम है, वहां पर आप क्लीन चिट लें, आप बेहतर हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो फिर आप क्यों बार बार पावर शो करके माइल कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि वो आप लोगों से मिलें? तो आप लोगों को तो मंशूर यही था कि आपके ऊपर अगर कभी केस बनेंगे तो आप फेस करेंगे, तो फेस करें, बात खत्म हो गई। कोर्ट से क्लीन चिट ले लें, मसला खत्म। केस में इतनी पावर शो करने की क्या जरूरत है? खाकवानी साहब, किस आदमी ने हमारे में से बिलशमूल जहांगीर खान के किसने कहा कि मैं केस फॉलो नहीं करूंगा? हमारी सिर्फ गुजारिश ये थी कि वो जो MNA मिलना चाहते हैं वो उनका अपना है, वो क्या जाके कहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम केस फेस करेंगे और कोई इसमें हमारे कोई कंसेशन नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं सिर्फ कि आप जो केस करें, केस करने के आप कोई जो ज़ाविये हैं, चीज़ें हैं, वो इंसाफ पर मुबनी होनी चाहिए। आप मेरे खिलाफ ऐसा केस करें जिसकी मेरे केस बनता ही ना हो। कमेटी से मुलाकात नहीं करेंगे, सिर्फ खान साहब से तरीन साहब की मुलाकात के लिए एग्री है, कमेटी से मुलाकात नहीं होगी? देखिए, कमेटी का हमें तो किसी ने कहा ही नहीं भाई साहब। हमारे पास खबरें हैं कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, गवर्नमेंट के उससे मुलाकात एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में। मैं आपको तीसरी दफा अर्ज कर रहा हूं, हमारा इसका मीटिंग के लिए जहांगीर खान ने ना कोई रिक्वेस्ट की है, इन दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब के साथी हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर साहब मिलें या ना मिलें, मेरी ज़ाती राय है कि उनको मिलना चाहिए क्योंकि वो आपके साथी हैं। जनाब इसहाक खान खाकवानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आपने हमारे साथ वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे राजा खुर्रम नवाज साहब मौजूद होंगे। ये भी आजकल शदीद नाराज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के अंदर करारदाद पेश होने के बाद बहस ना होने के मामले के ऊपर उनसे बात करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और चेयरमैन दाखिला कमेटी कौमी असम्बली में जनाब
राजा खुर्रम नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज मैं अखबारात देख रहा हूँ और हेडलाइंस आपकी नज़रों से भी गुजरी होंगी, तो उसमें एक आप भी हैं जिनका नाम शामिल है, और वो नाम उन लोगों में शामिल है जो एहतजाज कर रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, करारदाद के मामले के ऊपर। और एक तरफ तो PMLN कर रही थी, बाकी जमातें कर रही थी, एक तरफ आप लोग थे जो कर रहे थे। तो क्या ऐसी रीज़न बनी है कि आपको भी एहतजाज करना पड़ गया है राजा साहब? देखें जी, उसको आप एहतजाज नहीं कर सकते उस तरीके से। वो भी बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून वाले और हमारा भी, क्योंकि ये तो हर पाकिस्तानी, हर बंदे का मतलब एक मौकफ है, हर मुसलमान का मौकफ है। तो वो हम अपना मौकफ लेके खड़े हुए थे स्पीकर साहब के सामने कि इसको वाकई ही जो हमने करारदाद पेश की है उसके ऊपर बहस करें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मौकफ और था। वो तो ये चाह रहे थे कि मुश्तरका से दोबारा से मतलब वो लंबे चक्रों में डाल रहे थे कि वो आ जाए करारदाद, एक और ना होने वाला काम। और लेकिन हम लोग जो PTI के कुछ लोग थे वहाँ पे, जितने भी, हमारा ये मौकफ था कि जो हमने करारदाद पेश की है अमजद अली खान ने, उसके ऊपर बहस करवाएं और जो भी फैसला होना है, अगर इन पार्टीज ने, मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने अगर वोट करना है हमें तो वोट करें, नहीं तो इनका चेहरा तो कम से कम लोगों के सामने आ जाए। राजा साहब, आपको लगता है कि करारदाद जिस तरीके से आई है कौमी असेंबली के अंदर, जिस प्राइवेट मेंबर की तरफ से आई है करारदाद, इसमें गवर्नमेंट की नीयत है कि वो वाकई इस पे बहस करवाए और करारदाद को मंजूर करवाए? बिल्कुल जी, मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि देखें, हुकूमत की तरफ से आए, मुस्लिम लीग नून की तरफ से आए, पीपल्स पार्टी की तरफ से आए, राजा खुर्रम की तरफ से आए, या किसी भी मेंबर नेशनल असेंबली की तरफ से आए, जो मौकफ था TLP का, हर पाकिस्तानी का, पूरी दुनिया के मुसलमानों का, वो मौकफ उस करारदाद के अंदर मौजूद है। और हम लोग ये चाहते हैं कि अब उसके ऊपर बहस हो, और बहस होने के बाद ये जो सियासी मतलब ये एक ऐसा इशू है कि मैं ये समझता हूँ कि किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए, किसी पार्टी को, किसी बंदे को, किसी मेंबर नेशनल असेंबली को कोई सियासत नहीं करनी चाहिए, और इसके ऊपर हमें वोट करना चाहिए। और मुस्लिम लीग नून हो गई या पीपल्स पार्टी होगी, ये देखें, मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि इसके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए और सब कुछ सामने आना चाहिए। अब राजा साहब, सियासत तो वो बाकी जमातें तो सियासत अपनी जगह पर पॉइंट स्कोरिंग के हिसाब से करती ही रहती हैं, लेकिन इसमें तो लगता है ऐसा है कि सियासत खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगौर हुक्मरान जमात कर रही है। आप देखिए कि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ करारदाद पेश करना था, हमारा मुआहदा पूरा हो गया, करारदाद मंजूर हो ना हो, बहस हो ना हो, ये मुआहदे का हिस्सा नहीं था। तो इसके ऊपर तो आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे ना, जिस तरह आपने असेंबली में प्रोटेस्ट किया खुद से? देखें जी, मैं फवाद चौधरी की बातों का मैं जवाब, ये तो उनका कोई मौकफ होगा, आप जरूर उनसे क्वेश्चन कीजिएगा, उनसे जवाब भी लीजिएगा। मैं अपनी जाती बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं मेंबर हूँ उस असेंबली का, मैं अपने हल्के के लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि इस करारदाद जो भी कोई किसी ने भी पेश की उसके ऊपर बहस भी होना चाहिए और उसका नतीजा भी निकलना चाहिए। अगर ये जो बहस के लिए करारदाद जमा हुई है इसके ऊपर बहस नहीं होती, और आज ही शो में, हमारे ही शो के ऊपर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस ऐवान के इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया गया है। अगर बहस नहीं होती है, इन केस बहस नहीं होती है, तो क्या आप लोग PTI से, अपनी हुक्मरान जमात से इसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे? देखें जी, ये हमारे जो ये इशू ऐसा है कि इसके ऊपर हमने कल असेंबली में खड़े होकर सब ने कहा है कि हमने जितने PTI के लोग थे, जिसके ऊपर आपने आज मुझे प्रोग्राम में लिया कि आप एहतजाज कर रहे थे, तो अगर हम वो बात कर सकते हैं तो कल हम लोग एहतजाज भी कर सकते हैं इस इशू के ऊपर। आप इस इशू पर एहतजाज करेंगे, और इस हवाले से आपके बाकी दीगर मेंबरान से बात हुई है इस सिलसिले में कि अगर इनकी बहस नहीं होती? मेरी किसी से बात नहीं होती, किसी से बात, मेरा तो देखिए, मैं पहले भी आपको जिक्र किया कि मेरा एक अपना मौक़िफ़ है, मैं ये चाहता हूँ कि इस करारदाद के ऊपर बहस होनी चाहिए, उसका नतीजा निकलना चाहिए। कोई फर्द वोट नहीं करना चाहता, उसके ऊपर ना करे, लेकिन असेंबली के अंदर जब वो पेश हुई है तो उसके ऊपर बहस भी होनी चाहिए। अगर बहस नहीं भी करवाते तो उसके ऊपर वोटिंग जरूर होनी चाहिए, और वो लोग जरूर बेनकाब हों जो इसके ऊपर था।
अच्छा, वो लोग चाहे उनका ताल्लुक हुक्मरान जमात से क्यों ना हो, वो बेनकाब होने चाहिए। जिस भी जमात से है, जिस भी जमात से, चाहे पीटीआई से हो। अगर कोई इसके ऊपर सियासत कर रहा है, बेशक पीटीआई का, नून का, पीपल्स पार्टी का, कोई भी जमात है, अगर कोई सियासत कर रहा है इसके ऊपर तो उसको जरूर बेनकाब होना चाहिए। आपकी नजर में फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर होना चाहिए, जो कि प्राइम स्टैंड था एक कलदम जमात का? देखें जी, जो करारदाद पेश की गई नेशनल असेंबली के अंदर, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब इसके ऊपर हमारे कौमी कंसेंसस होना चाहिए नेशनल असेंबली के अंदर, क्या आया फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर सब लोगों को अपना अपना मौकफ देना चाहिए, और मेरा मौकफ ये है कि उसको जरूर मुल्क बदर होना चाहिए। अच्छा, नेशनल कंसेंसस तो तभी होगा ना राजा साहब, जब इसके ऊपर बहस होगी, और जब बहस ना हो और अपोजिशन को भी ये फेयर प्ले का मौका मिल जाए कि बहस इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मामले को तूल दिया जा रहा है, डिले किया जा रहा है, और मुल्क की हुक्मरान जमात का वजीर इत्तलात जब ये कह दे कि हमारा मकसद सिर्फ करारदाद को असेंबली के अंदर लाना था, इस पर बहस कराना नहीं था, और ना ही फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के हवाले से हमने कोई कमिटमेंट की है, तो जब ये बात पहले से ही हो जाए तो फिर तो शुकूक पैदा होते हैं नीयत के ऊपर। राजा साहब देखिए जी, अब मैं किसी की नीयत के बारे में तो नहीं कह सकता। सर, आप पार्टी का हिस्सा हैं, आप पार्टी का हिस्सा हैं, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं, और आपने बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया। लेकिन मेरी पार्टी का अगर देखें, वो अगर मेरी पार्टी का कोई मौकफ है, वो अगर हो सकता है फवाद चौधरी साहब की कुछ जाती राय हो, ठीक है, मुझे नहीं पता, ना मैंने ऐसी कोई चीज देखी है कि वो उसके ऊपर बहस नहीं होगी, ऐसा कुछ फवाद चौधरी साहब ने कहा हो कि वो हाँ जो हमारा मुआहदा था उस मुआहदे के मुताबिक। सर, एक मुल्क के वजीर इत्तलात का ट्वीट एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है जिसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज चली है, तो वो जाती राय तो नहीं हो सकती ना सर। अगर खान साहब एक हाउस पे बैठे हैं और एक पोस्ट पे हैं और कुछ स्टेटमेंट देते हैं तो वो स्टेटमेंट होगा, उनकी जाती राय तो नहीं होगी। तो ये इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर सिर्फ बात करारदाद असेंबली तक लाने की थी तो कल को आप लोग तैयार हैं कि करारदाद लाइए, बहस तो हो नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ? नीयत पे तो शकूक पैदा हो गया ना सर। फिर देखिए, मेरी बात सुने, करारदाद असेंबली में जो अगर फवाद चौधरी साहब कहते हैं या कोई भी TLP के लोग कहते हैं मुआहदा हुआ, वो करारदाद असेंबली में पहुंच गई, ठीक है, टेबल होगी, प्राइवेट मेंबर ने उसको पेश किया, आप उसके ऊपर चलें, बहस नहीं करते, और इसमें क्या बहस वाली ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर वोटिंग जरूर हो, वोट हो और पता लगे, और वो लोग बेनकाब हों जो मॉडर्न मतलब सेकुलर, और बहुत सारी आपको पता है वो क्या कहते हैं मॉडर्न मुसलमान जो हैं, उनको भी बेनकाब होना चाहिए। लिबरल्स जो अपने आप को कहते हैं, हाँ, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ठीक है। देखें, अगर ऑफिशियली जो वहाँ का सदर है आपका, अगर किसी आम बंदे ने वहाँ पे कोई इसके ऊपर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर कोई हमला किया होता तो वो एक अलग से बात थी, लेकिन वहाँ के सदर ने ऐसा किया है तो उसके लिए हमें सफीर को बुलाना भी चाहिए उसके अंदर, वजारत खारजा के अंदर, और उसे अगर मुल्क बदर करना पड़े, अगर मुल्क बदर करना पड़े तो जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कलदम तहरीक लब्बैक को कलदम करार देना चाहिए था? आप बतौर हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आप ज़ाहिर है कि चेयरमैन हैं दाखिला कमेटी के, आप समझते हैं कि अब इस जमात को कलदम करार देना चाहिए था? देखें जी, अगर वजारत दाखिला या हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं उनके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया, दहशतगर्दी को हवा दी, और ऐसी चीज़ें अगर उनके पास मौजूद हैं और तो फिर ज़रूर उनको लगनी चाहिए। वो बेशक कोई भी जमात हो जो दहशतगर्दी में मुलविस हो और मुल्क में बदअमनी फैलाने में मुलविस हो, मुल्क के आम पब्लिक के असासे हैं उनको नुकसान पहुँचाने में, तो उसको लगनी चाहिए। अगर आइंदा चंद दिन के अंदर बहस नहीं होती और ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने वाला सिलसिला मजीद तवालत पकड़ता है, तो फिर आपके हाथ में प्ले कार्ड दोबारा से होंगे एहतजाज के, और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगेंगे, ऐसा ही है? जी, हमें पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर बहस भी होगी, इसके ऊपर वोटिंग भी होगी, और इंशाल्लाह जब नहीं होगी तो फिर उस वक्त आप लोग
के सामने सारी चीजें खुद ब खुद से आना एब्सोल्युटली शुरू राइट, एब्सोल्युटली राइट। जनाब राजा खुर्रम नवाज साहब, सीरियन तहरीक इंसाफ, आप चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी के बराए दाखिला के, और उनसे हमने तफसीली बातचीत की है। उन्होंने खुलकर कहा है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करना चाहिए और इस करारदाद के ऊपर जो बहस अब तक नहीं हुई है वो होनी चाहिए। और ये उन शख्सियात में शामिल थे जो अपोजिशन के साथ साथ खड़े हुए स्पीकर की सीट के सामने, और उन्होंने बाकायदा प्लेकार्ड उठाकर प्रोटेस्ट किया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, इनके ऊपर इनसे बात और इनका मौक़िफ़ लेना बनता था। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया है कि 3 तरह के महाज खड़े हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के अगेंस्ट। पहला है कोरोना, दूसरा है एंग्री तरीन, और तीसरा है मुतनाज़ा करारदाद। एक बहरान के बाद दूसरे बहरान के अंदर खुद से धकेल रही है PTI, और अगर इससे ये नहीं निकलते तो इनके लिए मजीद मसाइल आने वाले दिनों में खड़े हो सकते हैं। प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।